हाँ भाई, ऑल राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू पढ़ ले टेंथीजर। मैं वापस से आ गया हूँ और मतलब वापस से तो आ गया हूँ, क्या वापस आता ही रहता हूँ, बट आज से हम सोशल साइंस के लेक्चर जो है वो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लेक्चर होना है वो होने वाला डेवलपमेंट के ऊपर। तब देखो, मैं तुम्हें पहले बताऊं, अगर तुम नए हो चैनल के ऊपर तो तुमको इस चैनल के वाइब बिल्कुल नहीं पता। इस चैनल के वाइब बिल्कुल ऐसे नहीं है, वाइब VIBE नॉट WIF। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं भैया इस चैनल की वाइब, वो बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइब ऑफ द चैनल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो तुम नहीं समझ सकते हो कि चैनल की वाइब क्या है। बिल्कुल भाई, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती यहाँ पे, मतलब भाग में जाना है सुन के, पर पूरी बात सुनो। यहां पर जो हम लेक्चर्स देखते हैं, कुछ भी चीज अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इस फॉर्म में पढ़ते हैं कि हम पढ़ तो रहे ही नहीं है, हम तो उस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं तुमसे बस गप्पे लड़ाने वाला हूं। तो अगर तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरा नाम प्रणय और हमने बहुत सारे लाखों बच्चों का सोशल साइंस मैंने पर्सनली बहुत ही सही तरीके से, मतलब ऐसा वो बोलते, मैं नहीं मानता, मतलब मान लेता हूं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा तारीफ कर देता हूं तो, बट हाँ ये चीज है कि भाई सोशल साइंस जो तुम्हारा बहुत ही ऐसे कहानी के फॉर्म में, मस्ती मजाक के फॉर्म में, हंसते खेलते चलते फिरते वो वाली चीज होती है यहाँ पर। तो अगर तुम नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर ही लो, बाकी तुम्हें तगड़ा तगड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा इसे। और ये जो लेक्चर होगा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और शायद YouTube पे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मतलब इसके पहले जो YouTube पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था वो मेरा ही था पिछले साल वाला, पर अब मैं चूंकि एक साल आगे बढ़ चुका हूं अपनी लाइफ में, तो मैं इसको अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली जंप करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो। 4 लाख सब्सक्राइबर्स हमको अभी ही हिट करने हैं, मतलब अभी, मतलब ऐसा नहीं 15-20 मिनट में, बट हाँ जल्दी जल्दी हिट करने हैं। और बाकी हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूं, एकदम दिल खुश हो गया वापस कैमरा के सामने आके, और एकदम मजा आने वाला है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि पढ़ रहे, ठीक है। तो अगर पढ़ने वढ़ने के मूड से हो तो चले जाओ, भाग जाओ ऐसे। अगर हम मस्ती मजाक करने के मूड से और तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका बाय प्रोडक्ट हो कि पढ़ाई हो जाए तो फिर ठीक है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे भाई डेवलपमेंट नाम का चैप्टर। और देखो बड़ा सा मैं दिख रहा हूं, बड़ा विशाल काई, मतलब अच्छा ही दिख रहा हूं। आई थिंक आई एम लुकिंग गुड, बट एनी व्हिच वेज डेवलपमेंट देखेंगे पूरी क्लास 10 का। अच्छा, अगर तुम लोगों ने पढ़ ले की ऐप इंस्टॉल नहीं की तो मेक श्योर कि इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इस चैप्टर की जो स्लाइड्स हैं प्लस इस चैप्टर का ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, इसी का जो एड फ्री वर्जन है, सारे नोट्स का एक्सेस, ई बुक्स वगैरह सारी चीजें तुम्हें फ्री में ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो मेक श्योर तुम ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी और डायरेक्टली पढ़ ले की आप तुम इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें अपडेट भी डालना है, उसमें बहुत सी चीजें आने लिए। और एक और चीज, ये नई चीज है, मतलब ये नई तो नहीं, पुरानी पिछले साल बनाई थी, बट अगर तुम लोगों ने अभी तक इसे यूज नहीं किया तो भाई हम पढ़ ले पे एक से एक चीजें लेके आए। तो ये तुम्हें स्पॉटिफाई के ऊपर पूरा पॉडकास्ट मिलेगा, स्निपेट्स बाय पढ़ ले, जिसमें मैंने चैप्टर कवर कर रखा है डेवलपमेंट। तो ये कुछ 13-14 मिनट का ऑडियो है, मतलब ये देख लो 9+4 कर लो तो कुछ 13-14 मिनट का है। और इसके अंदर इस ऑडियो के फॉर्म में मैंने तुम्हें पूरा डेवलपमेंट समझाया, बड़ी ही बढ़िया आवाज में और बड़ी अच्छी फील के साथ में। तुम्हें एक श्योर तुम ये भी चीज यूज कर लो, ठीक है। तो स्निपेट्स बाय पढ़ ले, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, स्पॉटिफाई तुम्हारे पास होगा तो जाकर उसमें सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेड वेड नहीं है, फ्री है ये भी, ठीक है। चलो जी, आते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो पहले तो सारी मोहमाया त्याग देता हूं, मुझे पसंद नहीं है रिमोट पेन हाथ में रखना। देखो सुनो, डेवलपमेंट बहुत सिंपल चीज है। डेवलपमेंट होता है विकास। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास मतलब वो नहीं जो तुम्हारी क्लास का विकास है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि भाई किसी भी चीज का डेवलप हो जाना। भाई मैं अगर गरीब इंसान हूं, मैं अमीर बन गया तो मैं डेवलप हो गया, कहने का मतलब समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट का मतलब बस यही है कि किसी भी चीज का विकास, या जो जिस स्टेट में वो पहले थी उससे अच्छे स्टेट में आ जाना। मैं बीमार हूं, है ना, अब क्या बोलते भैया आपका जो हेल्थ है उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं जो बीमार पड़ा हूं मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो समस्या वाली बात है, मतलब वो चीज है ना। देखो आ रही है फील आने देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इधर उधर तो मैं कोई भी नहीं, हाँ भटकाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तुम्हें स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनाऊंगा, अपने जो भी पुराने मेरे कोई कहानी वानी होगी तो वो तुम्हें सुनाऊंगा। बाकी मस्ती मजाक से देखते रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, दोस्त हूँ, मतलब मेरी पढ़ाने की जो वाइब है ना, ऐसी नहीं होती कि मैं तुम्हें टीचर की तरह पढ़ाऊं। वो ऐसी होती है कि ऐसा नहीं तो एग्जाम के बाद में, सॉरी चैप्टर मतलब पूरा वो क्लास में जब लेक्चर खत्म हो जाता है टीचर, उसके बाद में एक दोस्त होता है जो हमें कंधे में हाथ डाल के समझाता है कि देख ये जो लिख के गए ना इतना सारे जो तेरे पल्ले नहीं पड़ा, वो मैं समझाता हूं। और उस दोस्त की बात बिल्कुल भगवान की तरह समझ में आने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारा दोस्त का काम करने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है विकास। विकास मतलब किसी भी चीज, मतलब अब देख लेते पहली बात तो डेवलपमेंट क्या होता है। देखो डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है ना। मतलब वैसे तो वास्ट टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है ना। इकोनॉमिक भी हो सकता है, गवर्नेंस भी अच्छी हो सकती है, पॉवर्टी अच्छी, इलिटरेसी अच्छी, मतलब कि डेवलप्ड है ना। यूएस को बोलते भाई डेवलप्ड कंट्री, क्यों? क्योंकि रोड अच्छे हैं। नहीं, सिर्फ एक रोड थोड़ी कारण है, बहुत सारी चीजें हैं उसका कारण। मैं क्या बोलता हूं कि भाई ये इंसान बहुत डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि सिर्फ उसका ज्यादा पैसा है, नहीं, पैसे की बात नहीं, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। मेंटल हेल्थ को तो हम बिल्कुल इंडिया के अंदर वो देते ही नहीं है। तुम्हारी जो एज के बच्चे उनको तो फालतू ही समझते हैं, मतलब फालतू ऐसे तुम्हारी मेंटल एज को फालतू, मेंटल हेल्थ को फालतू समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी समस्या तुम्हारे साथ हो रही होती है, मैं जानता हूं उस चीज को, और मैं उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज भी करता हूं। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि पहली बात ये समझ में आ गई कि डेवलपमेंट मतलब विकास होना, इतना क्लियर है। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर, क्या? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट, मान लो तुम्हारा कल फुटबॉल मैच है, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि कल तुम फुटबॉल मैच में बहुत ही तोड़ तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाओ और तुम बहुत अच्छे तरीके से गोल वोल मार पाओ, ठीक है। अब मान लो कि आज ही के दिन में एक किसान है ना। अब वो किसान को यह चिंता होगी कि कल उसकी फसल वो ढंग से
बो पाएगा या नहीं बो पाएगा, मतलब ही विल बी एबल टू सो हिज ऑल द सीड्स और नॉट। तो तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि तुम फुटबॉल अच्छा खेल दो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसकी फसल अच्छी निकल जाए। तुम अलग हो, वो अलग हो, मतलब कुल मिला के अब उसके लिए डेवलपमेंट ये तो है नहीं कि वो फुटबॉल अच्छा खेल ले, और तुम्हें भी यहां पर क्या मतलब इस बात से कि वहां पर खेत में कोई अच्छे से उग रहा है कि नहीं उग रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पर तुम दोनों के लिए इंडिविजुअली तो डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और डेवलपमेंट की सबसे खूबसूरत बात है कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। मतलब मेरा डेवलपमेंट मतलब तुम्हारा अंडर डेवलपमेंट, मतलब मैं अगर ग्रो हो रहा हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूं। ये बात ध्यान से सुनना, मैं आगे चल के बताता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, डेवलपमेंट जैसे जो भी लैंडलेस लेबर्स हैं, जिनके पास में लैंड नहीं है, उनके लिए क्या डेवलपमेंट की उनको थोड़ी जमीन मिल जाए, ठीक है, थोड़ी जमीन मिल जाए, थोड़ा काम मिल जाए, थोड़ा पैसा और मिल जाए, ठीक है। अब जो अमीर आदमी है, जो रिच फार्मर है, उसके लिए क्या है कि थोड़ी और ज्यादा उसकी सेल वेल बढ़ जाए। जो बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए क्या है कि भाई थोड़ा प्रॉफिट बनने लग जाए। अब ये तो चलो बिजनेस पर्सपेक्टिव में, मैं तुम्हारे घर की बात करता हूं। तुम्हारी मम्मी के लिए डेवलपमेंट क्या है ना। अब तुम्हारी मम्मी के लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है, मान लो कि अगर तुम्हारी मम्मी होम मेकर है ना, तो तुम्हारी मम्मी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि भाई आज जो मैं डिश बना रही हूं वो बहुत ही सही हो, है ना, बहुत ही टेस्टी हो। अब तुम्हें क्या डिश के टेस्टी होने नहीं होने से मतलब है, नहीं है, तुम्हें तो बस खाना जाके। पर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि तुमको जो कल होमवर्क देके आना, जिसके लिए तुम्हें लात पड़ी आज कोचिंग में और स्कूल में सब जगह 10-10 लात खा के आए हो तुम, वो होमवर्क तुम सबमिट कर दो। और तुम्हारे पापा के लिए डेवलपमेंट क्या है कि भाई उनका जो एक प्रोजेक्ट पेंडिंग था ऑफिस के अंदर वो हो जाए। तो अब तुम डेवलपमेंट हर इंसान के लिए देख रहे हो कैसे अलग अलग हो सकता है ना। सबके लिए क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सिंपल सी बात है ना। अपनों को इस बात से कोई लोड लेना नहीं कि कौन अपने जीवन में क्या कर रहा है, हम हमारा देख रहे हो बहुत है, हमसे हमारी नहीं संभली जा रही, दूसरों को क्या संभालेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात समझे कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं, और पीपल के कंफ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। कंफ्लिक्टिंग मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि ये हमारे पास में एक डैम बना रहे हैं, बड़ा खूबसूरत था, ये हमने भाई डैम बनाया। अब अगर मैं डैम बना दूंगा तो मैं जो यहां पर बैठा हूं घर में अपने, मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, मजा सा आ जाएगा मुझे कि भाई बिजली आएगी, 24 घंटे हमको वेट नहीं करना पड़ेगा बिजली का, तो मैं तो खुश, मेरे लिए तो डेवलपमेंट हो गया। पर तुम सोचो, अगर मान लो तुम में से किसी का घर यहां है इस डैम की जगह के आसपास में, तो हो सकता है ना कि तुम्हें वहां से भगा दिया जाए कि भाई चलो निकलो ऐसे। मान लो कि चलो तुम्हें तो नहीं बोल रहा मैं, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, तुम्हारे दोस्त हो, पर जैसे मान लो कि कोई गट्टू नाम का व्यक्ति है ना। अब गट्टू जो है वहां पे एक छोटे से घर में रहता है, अब वो घर इसके आड़े आ रहा है, तो गट्टू को तो बोल देगा ना चल निकल ऐसे अपना बोरे बिस्तर बांध के। तो मैं जिस इलेक्ट्रिसिटी पाने पे खुश हो रहा हूं इस डैम के बनने के कारण, वही डैम बनने के कारण गट्टू तो बेचारा बेघर हो रहा है ना। तो तुम सोचो कि कितना कंफ्लिक्ट होगा, मेरे लिए तो डेवलपमेंट है और इसके लिए तो बिल्कुल दिमाग खराब कर देने वाली चीज है ना। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब लोगों के ना बहुत ही मिक्स्ड गोल्स होते हैं। लोगों को ना बहुत ही मतलब, एक तो पहले इंसान जात इतनी ज्यादा वो है, कंफ्यूज्ड है, उसके ऊपर से हमारे गोल भी अलग होते हैं, ठीक है। किसी को जीवन में कुछ और करना है, किसी को और करना है, किसी के पास पैसा है तो वो खुश नहीं है, और कि कोई खुश है तो उसके पास पैसा नहीं है। मतलब ये बहुत ही जीवन की असली समस्या है। वैसे तो मैं इतना ज्यादा वो तुम्हें वो करके नहीं बताता शायरी वायरी बना के, बट हाँ ये सिंपल ये चीज समझ में आती है ना। अब देखो, जैसे दो टाइप के गोल्स होते हैं, मैं बेसिकली गोल्स को दो टाइप के डिवाइड कर सकता हूं। पहला हो गया मटेरियलिस्टिक और दूसरा हो गया नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब अरे भाई जो मटेरियल दिख रहा है, पापा मुझे बर्थडे पे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, तो ये मटेरियलिस्टिक गोल है ना। दूसरा क्या हो गया, पापा आप मेरे लिए बर्थडे पे गाना गाओ, ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल हो गया, है ना। मटेरियलिस्टिक मतलब जिसमें एक्चुअल कोई या तो फिजिकल चीज इन्वॉल्व है या कुछ भी ऐसी चीज है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, मेनली, है ना। दो टाइप की चीज हो गई। बोलते ना कि भाई तू बहुत ही मटेरियलिस्टिक आदमी है, किसी को बोलते हैं होना चाहिए भाई मटेरियलिस्टिक। देखो मेरा ऐसा मानना है कि बिना मटेरियलिस्टिक हुए अगर जीना चाहते हो तो जी सकते हो, पर यार मटेरियलिस्टिक होना जरूरी है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे सब कुछ नहीं होता, ये वही लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, मैंने शाहरुख खान का एक वीडियो भी देखा था, उसमें बोलते हैं कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर, ठीक है। तो बिफोर यू बिकम अ फिलोसोफर बिकम रिच, तो पहले इतना पैसा कमा लो कि ये बोल पाओ कि हाँ इस पैसे की सच्ची में वैल्यू नहीं होती। जब तक तुमने वो देखा नहीं है ना, तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया खूब पैसा वैसा कमाओ यार। मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब ये होगा कि तुम्हारे घर में मर्सिडीज होनी चाहिए। नॉन मटेरियलिस्टिक मतलब ये कि भाई टांगा होगा तो भी चला लेंगे, पर भाई चाहिए मुझे मर्सिडीज ना, और अच्छे सेंस में चाहिए, चोरी करके तो लाने रहा हूं, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और ले आऊंगा। तो वो सब क्या हो गया, मटेरियलिस्टिक गोल हो गया। इनकम मनी, ये दो चीजें। अब इसी में कार मोबाइल फोन ये सब चीजें, मतलब जो इन दोनों चीजों से आ सकती है। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या हो गया, रिस्पेक्ट। भाई मेरे पास में मर्सिडीज है, अब मैं बाहर जाके किसी को छेड़ देता हूं, मतलब छेड़ देता हूं, मान लो किसी के ऊपर कीचड़ उड़ा देता हूं, तो क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं। तो ये चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास में भी कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, पर उनकी इज्जत बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको तुम पैसे से खरीद नहीं सकते हो, है ना। किसी की इज्जत तुम पैसे से नहीं कर सकते। सेकेंडली एजुकेशन।
तुम मान लो किसी गांव में बैठे हो, तुम गांव के शहंशाह हो, है ना, तुम मान लो सूर्यवंशम पिक्चर नहीं है, उसके अंदर तुम बिल्कुल अमिताभ बच्चन की जायदाद के मालिक हो। वो अमिताभ बच्चन नहीं, छोटा वाला, क्योंकि उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, वो उनके बचे हुए जो दो भाई है ना वो। अब मान लो तुम्हारे पास पैसा तो खूब है, पर तुम्हारे पास में एक्सेस टू एजुकेशन ही नहीं, क्योंकि स्कूल ही नहीं तुम्हारे गांव के अंदर। तो भाई एजुकेशन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल हो गया ना। मैं इसको पैसे से खरीद सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं पैसा दूंगा तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, पर मेरे लिए वो एक्सेसिबिलिटी है क्या? है क्या मेरे गांव में? नहीं है। तो ये है ही नहीं। सेफ्टी, भाई मैं बहुत अमीर हूं, अब मुकेश अंबानी को देख लो, इतना अमीर है पर जेड सिक्योरिटी लेके घूमनी पड़ती ना सब जगह, क्योंकि सेफ्टी नहीं है ना। डर लगा रहता है कि भाई अपन इतना अमीर बन तो गया, पर अब क्या होगा अपने साथ में। तो ये भी एक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल हो गया। तो ये सब चीजें, अब ये तो खैर मुकेश अंबानी की बात करते हैं, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो भाई हमारे लिए सेफ्टी क्या है कि यार मान लो कि मेरी कोई फ्रेंड है या मेरी कोई बहन है, वो अगर रात को 10 11 12 बजे भी घर पे आ रही है और पैदल चल के भी आ रही है सड़क पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ्टी है। अब क्या मैं इसको पैसे से खरीद सकता हूं? नहीं। मान लो मैं करोड़पति आदमी और बाहर कुछ हो जाए तो मैं नहीं कर सकता ना उसका हैंडल। तो ये सब चीजें क्या होगी? नॉन मटेरियलिस्टिक। तो लोगों के मिक्स्ड गोल्स हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि भाई थोड़ा पैसा हो, थोड़ा मनी हो, थोड़ी इनकम हो, और रिस्पेक्ट, एजुकेशन और सेफ्टी बढ़िया हो। कुछ लोगों को ऐसा है कि ये सब तीनों जाए भाड़ में, अपन तो भैया बहुत पैसा छापेंगे और इसके 12 बजाएंगे। मतलब समझ में आ रही बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये लोगों के मिक्स्ड गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक नाउ, अब देखो, अब हम क्या, हमको यहां पर इस चैप्टर के अंदर ये इस बारे में डिस्कस, तुमको क्या लगता है कि एंसर इतना फुद्दू चैप्टर इसलिए छापा होगा इसमें कि हम एक दूसरे की वो निकाल पाए? वो नहीं करना हमको, वो सारी चुगली वो जो है ना, वो हम अपने टिफिन में कर लेंगे लंच टाइम में। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम नेशनलिज्म या नेशनल डेवलपमेंट की बात कर पाए, ठीक है। हमें देश के डेवलपमेंट से मतलब है, हमें इस बात से मतलब नहीं कि तुम डेवलप हो रहे हो, मैं डेवलप हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। अब वैसे देखा है तो देश क्या है? हम लोग ही हैं। देश कोई इंसान तो है नहीं, देश तो है हम लोग ही। तो हम लोगों का डेवलपमेंट इस टाइप से कैसे होगा कि वो देश को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, प्रोफेशन, ये अब तुम पहले बताओ मुझे कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है ना। जैसे कि जेंडर, मतलब पता नहीं जेंडर क्या क्यों लिखा है हमारे एसएमई भाई साहब ने, ठीक है। पर इकोनॉमिक स्टेटस, प्रोफेशन तुम्हारे लिए क्या है ये बताओ मुझे, ठीक है। चलो अब आते भाई नेशनल डेवलपमेंट पे। नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि नेशन की जो, एक देश अपने सिटीजन्स की लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकता है। हम बोलते हैं ना भाई यूएस में लाइफ बहुत अच्छी है, यहां क्या लाइफ है इंडिया के अंदर। तो वो क्यों बोलते हैं ऐसा लोग? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहां पे जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो एक नेशन प्रोवाइड करता है, वो वहां पे ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू यहां पे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी अच्छी हो, कुछ हो सकता है यहां पे बहुत ज्यादा अच्छी हो, पर कहने का मतलब बस इतना है। दूसरा, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन है। किसी देश के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा है, देश छोड़ो, अपने ही देश की बात कर लो। हमको पता है केरला के अंदर एजुकेशन कितना अच्छा है, हमको पता है कि बिहार के अंदर एजुकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अपने ही देश में कितना ज्यादा बाइफर्केशन है ना। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है, ये नेशनल डेवलपमेंट कैसे डिसाइड होता है कि भाई अलग अलग फैक्टर्स ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब जैसे मैं बोलता हूं ना सिंगापुर एक रिच कंट्री, नॉर्थ कोरिया पुअर है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि भाई सिंगापुर के लोगों के पास में ज्यादा पैसा है, नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास में कम पैसा है ना। देखो बेसिकली एक जो बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है कंट्रीज का, वो वर्ल्ड बैंक ने सेट किया है। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि भाई देखो, अब कंट्रीज को डिवाइड तो करना था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, अमीर गरीब तो खेलना ही है हमको। तो वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी चीज बोली। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देखो मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड, ठीक है। डेवलप्ड मतलब यूएस, यूके, ऐसी बड़ी कंट्री जो कि बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है ना, मतलब पर्टिकुलरली यूएस की अगर बात करो तो। डेवलपिंग मतलब जैसे इंडिया डेवलप हो रही है, और अनडेवलप्ड मतलब जो ज्यादा डेवलप हो ही नहीं पाई, है ना, जो छोटी छोटी कंट्रीज हो गई जिनके में कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा कुछ आर्मी फोर्स भी नहीं है, तो वो अनडेवलप्ड हो गई। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये जो बाइफर्केशन है सिर्फ पैसे के मोल पे होगा कि भाई किसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कंसीडर्स इनकम एज वन ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और डब्ल्यूडीआई मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मतलब इनकम इंडिकेटर है ना। इनकम है एक इंडिकेटर। क्या होता है भाई? इंडिकेटर देता हूं, राइट का इंडिकेटर मतलब मैं राइट में जाने वाला हूं, मतलब एक हमको एक आइडिया देता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इनकम जो है, जो इनकम हर इंसान की हो रही है किसी देश के अंदर, वो हमें आइडिया देता है देश के ओवरऑल स्टेटस के बारे में, ठीक है। चलो जी, अब देखो किसी भी कंट्री की इनकम क्या है? टोटल अर्निंग ऑफ द पीपल, है ना। भाई मान लो एक कंट्री के अंदर 10 लोग रहते हैं, 10 के 10 लोग है ना 10-10 रुपए कमाते हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करूंगा, है ना। 10 लोग हैं, हर एक आदमी 10 रुपए कमा रहा है, तो 10 लोग हैं 10 रुपए, एक आदमी 10 रुपए कमा रहा है, तो 10 लोग कितने कमाएंगे? 100 रुपए। तो कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो गई? 100 रुपए। अब ये तो मैंने 10 लोगों के हिसाब से बता दिया, कंट्री के अंदर लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हम निकालते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने हमें क्लासिफिकेशन दिया है कि भैया तुम्हें मैं जो इनकम की बात कर रहा हूं ना, कि इनकम कैसे निकालोगे, तो तुम्हें एक एक इंसान की बैंक स्टेटमेंट खोल के, पासबुक खोल के एंट्री नहीं करने की, इसके बैंक में 2000 रुपए, अच्छा इसके बैंक में 3575 रुपए, इसके बैंक में 6000 रुपए थे पर इसने 80 रुपए के समोसे खा लिए। तो वो चीज वर्ल्ड बैंक ने करने का नहीं बोला। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सिंपल चीज बोली, उसने बोला कि हम एवरेज पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब
पर कैपिटा मतलब क्या, सिंपल एवरेज कर देंगे, कुछ नहीं। एवरेज का मतलब क्या है भाई, हमारी क्लास में ऐसा होता था ना कि मान लो कि तुम्हारा साइंस का पेपर हुआ और टोटल मार्क्स थे 20, है ना। अब 20 में से कुछ बच्चों को 19 आए, किसी को 18 है, किसी को 17 है ना, किसी को 11 है। तो हम एवरेज कैसे निकालते थे, सारे मार्क्स को ऐड कर दो अपॉन जितना नंबर ऑफ बच्चे उतना कर दो। तो यहां पे वही चीज करेंगे, टोटल इनकम जितने भी लोगों ने कमाया सारा पैसा ऐड अप कर लेंगे, जितना भी जीडीपी हुआ, और उसको डिवाइड कर देंगे जितनी पॉपुलेशन थी उससे हमको पता चल जाएगा कि एवरेज एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है ना। मान लो कि हमारे पास में हमारे देश के अंदर 3 लोग हैं, एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है साल भर के, एक आदमी 500 रुपए कमा रहा है साल भर के, और एक आदमी 1000 रुपए कमा रहा है साल भर के। अब अगर मैं एवरेज इनकम निकालू तो क्या हो जाएगी, 100 प्लस 500 प्लस 1000 यानी कि 1600 अपॉन 3, ये हो गई मेरी एवरेज इनकम। मतलब ये करीब करीब कितनी हो जाएगी, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 मतलब करीब करीब 533, ये एवरेज इनकम हो गई। कोई 100 कमा रहा था, कोई 1000 कमा रहा था, पर एवरेज कितना हो गया 533। हमको तो हमको एक आइडिया मिल गया ना कि हाँ भाई क्या सिस्टम है, ठीक है। चलो अब एवरेजेस की दिक्कत पता है क्या है, एवरेजेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस भी कंट्री में, ये देखो एक बहुत ही बढ़िया विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, नो पुअर मतलब जिस कंट्री के अंदर ना तो रिच है ना पुअर है, ये सब एक साथ बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि इनका एवरेज उतना ही रहेगा। पर यहां पे क्या होगा कि एक आदमी जो है वो मैक्सिमम वेल्थ होल्ड कर रहा है। यहां पर देखो ये पीछे जो चेयर है, इसका मतलब ये है कि मतलब टोटल पैसा, और यहां पर देखो ये 4-5 लोगों में इक्वली डिवाइडेड है। पर अगर तुम ऐसी कंट्री देखो जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या है कि एक आदमी के पास में बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारी वेल्थ है। मतलब मैं अगर तुम्हें एक वो बताऊं एक अंदाजा, तो उस अंदाजे के हिसाब से इंडिया के 1% लोगों के पास में 40% से ज्यादा वेल्थ है। मतलब कि इंडिया के अंदर जो 1% की टॉप पॉपुलेशन है ना, वो पूरे इंडिया की 40% से ज्यादा वेल्थ होल्ड करती है। इसका मतलब कि जो बचे हुए 99% है, इनमें बस ये जो 60% वेल्थ है ये बटी हुई है, बाकी सारी वेल्थ इन 1% लोगों के पास। मतलब कुछ जो गिने चुने 1000 2000 5000 लोग हैं। तो तुम सोचो कि इस केस में एवरेज निकाल के कितना गड़बड़ाएगा ना मामला, क्योंकि यहां तो भाई बहुत गरीब है। मान लो कि बहुत ही गरीब लोग हैं मेरे देश के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक देश है, प्रणय नाम है उस देश का। अब प्रणय देश के अंदर सब लोग 10-10 रुपए कमा रहे हैं साल भर के, पर एक आदमी है जो एक साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो अभी कितना ज्यादा आएगा ना, एवरेज करीब करीब 1 करोड़ के आसपास ही आएगा, है ना। तुम खुद ऐड करके देख लो, 1 करोड़ 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा इसका आंसर, बहुत ज्यादा आएगा ना, लाखों में आएगा। पर अगर तुम देखो तो लाखों में देख तो लिया, तो अगर मैं बाहर से किसी को बताऊं कि देखो मेरे कंट्री की एवरेज इनकम ऐसे 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, पर असलियत में क्या है, असलियत में एक ही इंसान के पास 1 करोड़, बाकी बेचारे 10-10 रुपए लेके बैठे हुए। तो एवरेज निकालना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने जो आइडिया बताया ना कि एवरेज निकाल लो इनकम का, बहुत सही आ जाएगा, ये सही तरीका नहीं, क्योंकि भाई डिवाइड सही तरीके से नहीं हो ना वेल्थ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने 3 हमें वो दिए, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। इंडिया डेवलपिंग में आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जिनकी पर कैपिटा इनकम इतनी यानी कि यूएस डॉलर 12,056 से ज्यादा होगी, ये 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 में आया होगा, जो लेटेस्ट नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी में देख सकते हो अगर अपडेट हुआ हो तो इनको मैं रिच कंट्रीज बोल दूंगा। 12,056 मतलब करीब करीब 9 लाख रुपए सालाना पर ईयर, जिनकी इनकम 9 लाख से ज्यादा, मतलब जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, मतलब वो जो एवरेज निकाला ना, वो एवरेज निकालने पे अगर ऐसा मुझे पता चलता है कि इस कंट्री का जो एवरेज है वो 9 लाख रुपए है, यानी कि 9 लाख रुपए सालाना लोग कमा रहे हैं, तो मैं उसको रिच कंट्री बोल दूंगा। अदरवाइज अगर $955 है, $955 है या इससे कम है, तो मैं उनको लो इनकम कंट्री बोल दूंगा। $955 मतलब कितना हो तुम्हारा, ये अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 हजार रुपए हो गया, है ना, 70 से 75 हजार रुपए साल भर की, पूरे साल की, है ना। मतलब महीने की कितनी हो गई, 5-6 हजार रुपए, महीने के 5-6 हजार रुपए, तो इनको मैं लो इनकम बोल दूंगा। इंडिया जो है बीच में आता है, इंडिया की $1820 है ना, यानी कि मतलब कितनी होगी, करीब करीब 1,35,000 रुपए। पर पता है ये भी सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि एवरेज ही ठीक नहीं हुआ है भाई। एक इंसान के पास में मान लो 10,000 करोड़ रुपए हैं और एक इंसान के पास में 100-100 200 रुपए ही हैं, तो एवरेज तो तुम देखो ना कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया असली रियलिटी से, है ना। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा तरीका नहीं था निकालने का। तो इसीलिए हमने एक नई तरकीब निकाली। हमने क्या, पहले देख लेता हूं कितना, हाँ ठीक है, हमने नई तरकीब क्या निकाली, बहुत ही बढ़िया हमने तरकीब। अब देखो पहले तो इसकी प्रोज एंड कॉन समझ लेते कि हमने इसकी रिपोर्ट को गलत क्यों बोला, मतलब गलत तो नहीं बोला, सही भी है पर गलत भी अपनी जगह पे। इसके प्रोज क्या है कि भाई हमको इनकम की तो बढ़िया तरीके से जानकारी मिल जाती है कि हाँ भाई इनकम क्या हो रही है, वो हमको सही तरीके से मिल जाता है। हमको इससे पैरामीटर से जो भी एक अच्छा पैरामीटर मिल जाता है पर कैपिटा इनकम करके, तो बढ़िया लगा, है ना। पर देखो जीवन में सत्य की बात क्या है कि हम पैसे से सब कुछ नहीं तोल सकते। हमारे मां बाप भी सिखाते बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ मत तोला करो। तो हमने भी वर्ल्ड बैंक को ही बोला कि अबे तू क्या पैसों से तोल रहा है यार, पैसों से मत तोल किसी को। तो इसके कॉन्स क्या क्या हो गए, पहला तो ये कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेके चल रहा है। अब मान लो कोई कंट्री बहुत ही अमीर है पर वहां सेफ्टी नहीं है,
मतलब तुम बाहर निकलो तुमको गोली पड़ जाएगी, तुम बाहर निकलो तुम्हारा कोई हाथ काट देगा, तुम्हारा कोई गला काट देगा, कोई सेफ्टी का वो ही नहीं है। मैं मान लो मेरे दोस्त को बोलूं कि यार एक काम कर 1 किलो रसमलाई लेके आ जा पास वाली दुकान से, मेरा दोस्त गया बाहर और दोस्त कभी आया नहीं घर पे, है ना मतलब मान लो कि मैं अपने दोस्त को बोलूं कि जा एक काम कर 2 किलो सोना लिया, ये ले मेरी जेब से 1 करोड़ रुपए और जो सोना लेके आ जा इसका, वो गया भीतर वापस घर ही नहीं आया। तो पैसा तो मेरे पास बहुत है, सेफ्टी नहीं है, पर बाहर किसी का भी गला कट जाता है। तो क्या वो देश अच्छा एस्टेब्लिश मानूंगा मैं? नहीं मानूंगा। पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या उस चीज को इंपॉर्टेंस देती है? नहीं देती है। वर्ल्ड बैंक को बस पैसे की जरूरत है, मतलब पैसे के हिसाब से उन्होंने कर दिया, ठीक है। दूसरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल ही नहीं है ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहां पता है तुमको? भाई तुम्हें ये थोड़ी पता कि 1 करोड़ रुपए कितने लोगों के पास और 10 लाख कितने लोगों के पास और 5 लाख कितने लोगों के पास और 1 लाख। तुमने तो बस क्या किया, सबकी इनकम को ऐड किया और डिवाइडेड बाय कंट्री की पॉपुलेशन कर दिया। जितनी भी जीडीपी हो इंडिया का उसको तुमने लिखा ऊपर और डिनोमिनेटर के अंदर तुमने इंडिया की पॉपुलेशन लिख दी 150 करोड़ या 130 करोड़ जितनी भी है, फिर बस क्या तुमने निकाल दिया एवरेज। तो उससे कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो मिली नहीं ना, है ना। तो ये एक समस्या थी। तो इसके लिए अब देखो हमको फिर हम निकालने थे दूसरे एस्पेक्ट जो कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सेफ्टी हो गया, है ना, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। तो वो चीजें अब हम लेके आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया अच्छा बेसिकली तो एक चीज है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को तो हमने बोला कि ये तो सही नहीं है, तो हम आते हैं फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई पे। तो ये जो रिपोर्ट है ये ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। अभी तक हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सिर्फ पैसे पे काम करती थी, फिर हमने सोचा कि भाई पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो हम आते हैं फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत सही चीज है। इन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ एक चीज कंसिडर नहीं करेंगे, डेफिनेटली इनकम भी करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे ऐसा नहीं खड़े हो जाएंगे कि बस जिसका ज्यादा पैसा वो अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5-6 चीजें बना ली। एक बना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर, मैटरनल, ये सब बताऊंगा मैं इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो उन्होंने 5-6 गाइडलाइंस बना ली और इन्होंने बोला कि यार इन सबके बेसिस पे हम देखेंगे कि इस बेसिस पे कौन सी कंट्री अच्छी है, इस बेसिस पे कौन सी कंट्री अच्छी है, इस बेसिस पे कौन सी कंट्री अच्छी है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल होता क्या है कि एक गट्टू है ना, गट्टू है। अब गट्टू जो है तो गट्टू ही, पर ये अलग अलग चीजों में अलग अलग परफॉर्म कर सकता है ना। हो सकता है कि पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो, कुछ नहीं आता हो इसको, पर हो सकता है कि भाई ये फुटबॉल जो है बिल्कुल स्टेट लेवल खेलता हो। तो हम क्या बोलेंगे, गट्टू को अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, पर हम उसके क्राइटेरिया पे डिसाइड कर सकते हैं कि पढ़ाई तो घटिया करता है, फुटबॉल बढ़िया खेलता है। तो वैसे ही हम एक ही कंट्रीज को अलग अलग चीजों पर डिवाइड कर देंगे। अब हो सकता है कि खाना बेकार बनाता हो, पर ये क्या अच्छा करता हो, फिर खाना बनाने के लिए और क्या बचा, पर ये कपड़े बहुत अच्छे धोता हो। तो तुम बोलोगे कि भाई यार अब तुम बताओ ये अच्छा बंदा है कि बुरा बंदा है, तुम नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि तुम बोलोगे कि यार फुटबॉल अच्छा खेलता है पर खाना बेकार बनाता है, पर कपड़े अच्छे धोता है, पर पढ़ाई अच्छी नहीं करता है। तो तुम खुद समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए तुम अलग अलग क्राइटेरिया से बता दो कि भैया फुटबॉल खेलना अच्छा खिलाना हो तो इसको लेके चले जाओ, पर खाना बनवाना हो तो इसको लेके मत जाओ, है ना। ये चीज आगे समझ में। तो सिमिलरली हमने कंट्रीज के लिए भी ये 4-5 चीजें निकाल ली कि इसमें कौन अच्छा है, इसमें कौन अच्छा है, इसमें कौन अच्छा है, इसमें कौन अच्छा है, बुरा है, कौन है, कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो था हमारे पास में था वो था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत सिंपल सी चीज है। नाम देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगेगा कि अरे भैया नाम बड़े बड़े हमको समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं है नाम में। इन्फेंट मतलब समझते हो, नवजात शिशु। ये तो और समझ में नहीं आया भैया ये क्या बोल दिया। इन्फेंट का मतलब होता है स्मॉल बेबीज नहीं होते वो क्यूटी पाए वाले, है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल न्यू बॉर्न दिखते हो, जो 1 साल के पहले के बिल्कुल ही क्यूटी बच्चे होते हैं जिनके गाल खींचने का मन करता है। लड़कियों को ज्यादा करता होगा, लड़कों को कम करता है। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा हो रखा है नहीं हो रखा है ठीक है, बस वो निकल जाते, देखते हाँ हाँ क्यूटी ऐसा करके निकल जाते हैं। लड़कियां जो वो ज्यादा भावुक हो जाती है। बट बहुत सारे लड़के भी होते हैं मेरे जैसे, है ना, जिनको ऐसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्यूट होते हैं यार बच्चे, मतलब कुछ भी बोल लो, तुमको पसंद हो नहीं पसंद हो ये बात तो एक्सेप्ट करते हो ना कि बच्चे क्यूट होते हैं। चलो हम भी क्यूट होते हैं, ठीक है, तुम भी क्यूट हो, कोई बात नहीं। अब इन्फेंट का मतलब क्या है, इन्फेंट मतलब समझ में आ गया। इन्फेंट मतलब जीरो तो नहीं, बट हाँ 1 साल से छोटे बच्चे, है ना। मान लो कि हम बोलते हैं कि कितने महीने का होगा आपका बच्चा, बोलता 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का। तो जब तक वो 1 साल का नहीं होता तब तक मैं उसको इन्फेंट बुलाता हूं। जैसे हम जब टीन में होते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तब मैं बोलता हूं कि मैं अपने टीन्स में हूं। टीन्स मतलब टीन्स, आवाज क्यों फट गई मेरी यार, मैं अपने टीन्स में हूं। और जैसे मैं 20 का होता हूं मैं थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लग जाता हूं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूं अभी, ठीक है। चलो नहीं हुआ, बहुत यंग हो, ठीक है, टच वर्ड। तो मेरे दोस्त दिखाता था मुझे टच वर्ड करना और मुझे आदत लग जाती है फिर ऐसी वाली। खैर, तो कहने का मतलब क्या है, इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटे। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब समझते हो क्या, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु। अरे यार भैया अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे ऐसा बोलते हुए, ऐसी नेगेटिव वाइब्स आ रही एकदम से। तो हम क्यूट बच्चों की बात करते हैं, पर कोई बात नहीं, भाई सत्य है तो सत्य के साथ डील करना पड़ेगा। रेट कहने का मतलब क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि इन्फेंट्स के मरने की, मरना कितना गंदा वर्ड है यार, इन्फेंट्स के सरवाइव नहीं कर पाने की क्या रेट है, ठीक है। तो वो चीज समझते हैं। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000
लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कहने का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जब डिलीवरी होती है उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वो लाइफ नहीं ले पाते हैं, है ना। मतलब वो या तो मतलब वो जीवित ही नहीं होते। मैं कैसे समझाऊं इसको, है ना। जब वो जैसी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी डिलीवरी होती है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद में जैसी डिलीवरी होती है तो बच्चा जीवित ही नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि जीवित पैदा हुए, है ना, मतलब जो कि हु वर अलाइव व्हेन दे वर बोर्न। तो ऐसे बच्चों को मैं लेता हूं और मान लो 1000 बच्चे मैं ले लूं, उठा लो, है ना। मान लो मेरी सिटी में 1000 बच्चे पैदा हुए। अब उनमें से क्या हुआ कि एक साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गए अनफॉर्चुनेटली, लेट्स से कि 250 बच्चों की डेथ हो गई, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया यहां पर 250 अपॉन टोटल कितने थे 1000 इंटू 100%, या परसेंटेज नहीं भी लगाना तो एटलीस्ट मुझे रेट पता चल जाएगा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो तो अच्छी बात है कि कम हो तो अच्छी बात है? ऑब्वियसली कम हो तो अच्छी बात है ना। जितने कम इन्फेंट्स की डेथ होगी उतनी अच्छी बात है हमारे लिए, उतने ज्यादा बच्चे मतलब पैदा हो रहे हैं ना, उतने ज्यादा बच्चे अच्छे से जी पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी हेल्थ अच्छी, मतलब ओवरऑल जो हेल्थ है, जो सर्विसेज है वो सारी अच्छी है। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज समझ आ गई। तो लाइव चिल्ड्रन का मतलब क्या है? लाइव चिल्ड्रन मतलब ये है कि जो पैदा जीवित हुए एटलीस्ट, है ना। तो 1000 के कंपैरिजन में कितने ऐसे जो कि जीवित नहीं रह पाए। अब मान लो किसी कंट्री में मान लो ये जो रेट है वो 800 का है, मतलब 1000 बच्चों में 800 बच्चे जीवित नहीं रह पाए। तो ये तो बहुत गंदी चीज हो गई। सिर्फ 200 ही बच्चे अलाइव है, 800 नहीं है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है उस कंट्री के साथ में। और कोई कंट्री जिसके साथ में सिर्फ ऐसे 50-60 बच्चों के साथ में ऐसा केस हो रहा है। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंदी चीज है यार, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बट हो जाता है यार, मतलब कुछ चीजें तो हो ही जाती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो किसी कंट्री में ये है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंट्री जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी है इस कंट्री से, है ना। तो ऑब्वियस बात है ना। अब जैसे तुम इस ग्राफ में देख सकते हो, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूरे इंडिया में, मतलब पर 1000 लाइव बर्थ का मतलब यही है, ठीक है। तो 2015-16 और 19-21 का दे रखा है, मतलब 1-2 साल का। तो उत्तर प्रदेश में देखो भाई 63.5%। ये जो तुम्हें ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ब्लैक वाला, ये 2015 से 16 का है, और ये वाला यहां से आता है। कभी डेटा अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है तो ही तुम याद रखना, अगर नहीं दे रखा तो बस समझने के लिए समझो, ठीक है। समझने के लिए देखो, बिहार में देखो भाई इतना ज्यादा है ना। सबसे कम कहां पे दिख रहा है मुझे? उत्तराखंड में 39.1%। 39.1%। इसका मतलब क्या है कि पर 1000 39.1 बच्चे ही ऐसा हो रहा है कि वो एक साल से पहले मतलब उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये यहां पर अच्छी चीज हो गई, है ना, 39.1। अब तुम लोग भैया 0.1 बच्चा कैसे? तो भाई 0.1 ऐसा नहीं होता। अगर मैं 10,000 में 391 हो जाएगा तो 1000 में 39.1, है ना। ये तो मैं अंदाजा ले रहा हूं, मैं एग्जैक्ट बच्चों की गिनती नहीं कर रहा हूं बैठ के यहां पे, है ना। एक अंदाजा ले रहा हूं मैं कि 1000 में कितना होगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पूरे उसमें 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे पैदा हुए मान लो मेरे शहर में। अब 1 लाख में से 1000 की डेथ हो गई, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा? मुझे बस इस पूरे को 1000 से डिवाइड करना है ना। मुझे बस इस पूरे को 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से मैं ऐसे 1000 अपॉन 1 लाख कर दूंगा पहले तो, ठीक है। और मैं उसको 1000 के रेट में देख लूंगा कि भाई 1000 बच्चों पे क्या हाल हो रहा है। 1 लाख पे तो 1000 की हो रही है, तो 1000 पे कितने की होगी? यहां से अगर मैं 2 जीरो हटा दूंगा तो यहां से भी 2 जीरो हटा दूंगा, तो मतलब 10 बच्चों की हो रही है 1000 बच्चों पे, है ना। बस वही अंदाजा है। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना कि मैं कितना जी लूंगा भाई लाइफ में। तो जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतनी ज्यादा एक देश की प्रोग्रेस अच्छी होगी, क्योंकि लोगों की जो लाइफ स्पैन वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लोग जल्दी जल्दी मरने लगेंगे तो भाई ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा देश में, ठीक है। तो जैसे इंडियन मेल्स की 67.34 ईयर्स है, इंडियन फीमेल्स की ज्यादा है। मतलब इंडियन मेल्स की एवरेज जो एज है, एज इनकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इनकी कितना एक्सपेक्टेड टू लिव है 67.34 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान 68 का हो जाएगा तो वो जी नहीं सकता, है ना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई इंसान 60 का है तो मर ही नहीं सकता, ये भी मर सकता है, और 68 के 100-150 साल तक भी जी सकता है। पर हमने एक एवरेज निकाला अगेन सेम, है ना। तो हमें पता चल गया कि अच्छा अंदाजन 67.34 एक अंदाजा है, इसके पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, बट हमें एक एवरेज अंदाजा मिल गया। फीमेल्स की ज्यादा तुम देख सकते हो पर, ठीक है। तीसरा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ मदर्स आउट ऑफ 1000 मदर्स कितनी, मतलब ये भी बहुत दर्दनाक चीज है। मतलब कई बार ऐसा होता है वाइल डिलीवरी अनफॉर्चुनेटली द मदर डाइज, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो ऐसा भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल मतलब मदर, मां से रिलेटेड, है ना। मैटरनल मां से रिलेटेड। टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स आउट ऑफ 1000 मदर्स व्हाइल गिविंग बर्थ टू बेबीज इन अ ईयर। मतलब कि मान लो एक साल में 1000 महिलाओं ने मतलब 1000 विमेन वर एक्सपेक्टिंग, है ना। इनका ये डिलीवरी हो रही है इनकी। अब इनमें से मान लो कि 100 औरतें या 100 विमेन जो हैं वो डिलीवरी के टाइम ही उनकी डेथ हो गई,
तो कितना रेट हो गया 100/1000, ठीक है। अब ये रेट ज्यादा हो तो अच्छी बात है कि कम हो तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली भाई डेथ से रिलेटेड जो भी हो जितना कम हो अच्छी बात है ना, ये तो हम भी समझते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो ना, हाँ आराम से चल रहे हैं। लिटरेसी रेट मतलब कि पढ़ा लिखा होना। लिटरेसी मतलब ये नहीं कि तुमने पीएचडी करी, लिटरेसी का मतलब सिंपल होता है, गूगल पे भी देख सकते हो, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, बस। तो लिखना और पढ़ना आना चाहिए किसी को भी, कि ये जो मैंने लिख रखा है ये कोई पढ़ पा रहा है, ठीक है, और लिख पा रहा है खुद से भी, मतलब मैंने उसको कुछ बोल दिया तो लिख भी पा रहा है। तो इतना अगर किसी में तो हम उसको लिटरेट बोलते हैं। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 साल से नीचे के तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे गांव में हो सकता है 7 साल से पहले एजुकेशन करना हो, पर अगर कोई बच्चा 7 साल से बड़ा है तो वो लिटरेट है या नहीं, वो चीज देखी जाती है। तो मान लो मेरे गांव में अगेन 7 साल से बड़े 1000 बच्चे हैं, उनमें से 800 बच्चे जो हैं वो लिटरेट हैं, बच्चे 200 नहीं है। तो मेरा जो रेट है वो कितना हो गया 800/1000, अच्छी बात है ना। अब मान लो दूसरा गांव है, गट्टू का गांव है, तो गट्टू के गांव में सिर्फ 200 लोग ही ऐसे हैं जो 7 साल से ऊपर और पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख सकते हैं, है ना। तो गट्टू का गांव इस मामले में बेकार होगा, मेरा गांव अच्छा हो गया, है ना। चलो, नेट अटेंडेंस रेशियो, इसका मतलब क्या है, ये जो अटेंडेंस लगता है ना तुम्हारे स्कूल में उसकी बात कर रहे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये है कि किसी भी जगह में, मान लो मेरा गांव का नाम है प्रणय, है ना, मेरे गांव का नाम है प्रणय। अब प्रणय गांव के अंदर मैं ये देखूंगा कि 14 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, 14 to 15 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, ठीक है। और टोटल बच्चे में से कितने बच्चे इस एज के ऐसे हैं जो एक्चुअली स्कूल जा रहे हैं। तो मान लो मेरे गांव में मुझे 5000 बच्चे मिल गए, 5000 बच्चे हैं मेरे गांव में जिनकी एज 14 से 15 ईयर्स है ना। अब मैं देखूंगा कि इन सारे 5000 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कितने बच्चों की अटेंडेंस आ रही है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, लेट्स से कि मैंने गिना और मुझे पता चला कि यार 4000 बच्चे ही हैं जो स्कूल जा रहे हैं 5000 में से। तो मैं अगेन अगर अब रेशियो निकालूंगा तो वही 4000/5000, और अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% कर दूंगा। तो मुझे यहां से मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80%। मतलब 80% है मेरे गांव का नेट अटेंडेंस रेशियो। किसी और के गांव में हो सकता है कि 4000 का नंबर बहुत कम हो, किसी गांव का नंबर ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये चीज है, ठीक है। चलो, तो मतलब 14-15 साल के पहले मैं निकालूंगा कि बच्चे कितने हैं, ठीक है। समझो तुम, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब 14 से 15 साल के बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं इन प्रपोर्शन टू टोटल 14 से 15 साल के बच्चे कितने, है ना। मैं 16 या 13 या 12 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 14-15 की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही स्वीट स्पॉट वाली एज होती है, आप इसमें 10वीं क्लास के आसपास होते हो, ठीक है। चलो, पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है जो हम सेट करके रखते हैं कि हाँ इतनी इनकम तो होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से हम कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा, तो पॉवर्टी लाइन समझ में आ गई, मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर उतनी अच्छी बात है, जितने नीचे हैं उतनी बुरी बात है ना। चलो, अब एक पर कैपिटा इनकम हमने 3 स्टेट्स की निकाली, यहां पर हरियाणा, केरला, बिहार। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं ना, ये चीज एक्चुअल, अब यहां तक तुम छोड़ो। अच्छा, ये पॉइंट एक बार और देख लो कि एक जो कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज का मतलब क्या है कि ये ना थोड़ा, ये शायद 2100 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दिस इज 2100। तो बेसिकली कैलोरीज जो है वो रूरल एरियाज में ऐसा माना जाता है कि 2400 कैलोरीज इंसान को डेली कंज्यूम करनी चाहिए। कैलोरीज मतलब जो ज्यादा फिटनेस वाले होंगे उनको पता होगा, कैलोरीज मतलब जो तुम खाना खाते हो ना वो तुम्हें कुछ कैलोरी देता है बॉडी के अंदर, है ना। तो इतना खाना समझ लो कि 2400 कैलोरीज रूरल एरिया वालों को खाना चाहिए और अर्बन वालों को 2100 के आसपास तो खाना ही चाहिए। ये एक एवरेज स्टैंडर्ड माना गया है, कुछ कम खा सकते हैं, कुछ ज्यादा खा सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया गांव के लोग ज्यादा खाएं और हम कम क्यों खाएं, वो इसलिए क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा फिजिकल काम भी करना होता है, तो उनकी भूख भी ज्यादा होती है। हम लोग क्या करते हैं, फोन चलाते हैं दिन भर, तो हमें भूख भी कम लगती है, तो हमारा इतने में काम चल जाता है, ठीक है। अब ये जो नीचे की 2 चीजें, इनको ध्यान से देखो। अब हम क्या एक ही स्टेट को 4 अलग अलग चीजों पे कंपेयर करेंगे, है ना। हरियाणा, केरला, बिहार, ये 3 स्टेट्स हमने लिए। अब इन तीनों स्टेट्स को पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन चारों पे कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा जो स्टेट है वो अच्छा है ना। अब पर कैपिटा इनकम की अगर बात करो तो भाई नो डाउट हरियाणा बहुत सही है, पर हरियाणा के साथ दिक्कत क्या है कि हरियाणा का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, वो 33 है। पर वहीं पे केरला की बात करो तो इसकी इनकम थोड़ी सी कम है। देखो ये जो है ना, ये सॉरी, ये इसी का कंटिन्यूड है, ये हरियाणा है, ये केरला है और ये बिहार है ना। अब तुम बिहार की बात करो तो बिहार के अंदर लिटरेसी रेट 62% है, और बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम भी कम है, बिहार के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, बिहार के अंदर नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है। तो कुल मिला के बिहार में बता सकता हूं कि हाँ इन दोनों स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है।
पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कई जगह पे हरियाणा अच्छा है कि भाई हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, पर केरला की पर कैपिटा इनकम कम है। वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूं लिटरेसी रेट, तो हरियाणा का सिर्फ 82 और केरला का 94 है। तो पर कैपिटा के मामले में तो हरियाणा बेटर है, पर लिटरेसी रेट के मामले में केरला बेटर है। तो कुल मिला के एक ही स्टेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पर कैपिटा की बात करूं तो हरियाणा में हाईएस्ट और बिहार में कम है ना। तो मुझे ये चीज थोड़ी थोड़ी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, पर थोड़ा आइडिया तो लग जाता है कि हरियाणा में अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या स्कोप ऑफ अर्निंग है तो हरियाणा में ज्यादा है। मतलब अगर मुझे कहीं नौकरी करने जाना हो तो ज्यादा चांसेस है कि हरियाणा में मैं ज्यादा कमा पाऊं, ठीक है। और जैसे IMR है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो केरला के अंदर लोएस्ट है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई बिहार में, और बिहार में हाईएस्ट है, तो ये चीज जितनी ज्यादा उतना बुरा होता है। तो इससे हमें क्या एक इंडिकेशन मिलता है ना कि बिहार के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेकार है, इसके कारण ही ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो हाई पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो केरला की भले ही पर कैपिटा इनकम कम है, पर उनके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कितना कम है ना। मतलब वो भले ही कम पैसा कमा रहे हैं पर उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो अच्छी है। तो इसलिए ये चीज हम ऐसे करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट इन केरला है ना, और केरला और बिहार की हमने बात कर ली, नेट अटेंडेंस रेशियो की बात कर ली, ठीक है। तो कुल मिला के पर कैपिटा इनकम इज नॉट द बेस्ट वे, है ना। हमें टोटली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, है ना। अब ये हरियाणा वगैरह इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हरियाणा के पास में पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, पर क्या वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, है ना। तो पूरी अपने को पब्लिक फैसिलिटीज की भी इंपॉर्टेंस होती है ना, कि भाई मान लो तुम्हारे पास पैसा बहुत है पर तुम्हारे शहर के अंदर रोड ही नहीं बना हुआ है, तो ये पब्लिक फैसिलिटी की बात आती है। तो जो पब्लिक फैसिलिटी हमको कौन देता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रोड तो तुम खुद बनाओगे नहीं जाके, रोड तो गवर्नमेंट बनाएगी। अब तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अगर तुम्हारे सिटी की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं है तो रोड भी तुम्हें अच्छा नहीं बना के देगी। अब ये चीज तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज है जो कि लाइफ जो हमारी क्वालिटी होती है ना उसको अच्छे एक और मेजर करती है, लाइफ क्वालिटी या हेल्थ को। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं BMI। BMI तुमने सुना होगा, BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये बस एक अंदाजा बताता है कि तुम ओवरवेट हो या नहीं। हम बोलते हैं ना कुछ लोगों को कि भाई तेरी हाइट ज्यादा है इसलिए तेरा वेट भी ज्यादा, तो चलेगा। पर किसी बच्चे की मतलब किसी भी दोस्त हमारी उसकी हाइट थोड़ी कम होती है और उसका वेट ज्यादा होता है तो हमको वो अलग ही दिखता है ना कि वो ओवरवेट है। पर वहीं पे अगर सेम वेट का आदमी जिसकी हाइट ज्यादा हो तो हमको नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा तो वेट भी ज्यादा है। तो कुल मिला के बॉडी मास इंडेक्स हमें ये बताता है कि तुम्हारे हाइट और वेट इसके अकॉर्डिंग तुम किस श्रेणी में आते हो। क्या तुम अंडरवेट हो, नॉर्मल हो या ओवरवेट हो। तो BMI कैसे निकालता? बहुत सिंपल है। वेट है तुम्हारा केजी में, तो जो तुमने वेइंग मशीन पे वेट देगा वो, और जो तुम्हारी हाइट है उसका स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, वेट अपॉन मीटर स्क्वायर, हाइट अपॉन सॉरी वेट अपॉन हाइट, है ना। मान लो मेरा वेट है लेट से 70 किलो फॉर एग्जाम्पल, और मेरी हाइट है मान लो लेट से, अब मुझे मान लो सेंटीमीटर में पता है कि मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी हो गई? 1.8 मीटर, है ना। मीटर में 1.8 हो गई, तो 1.8 का स्क्वायर कर दूंगा पहले तो मैं। तो 1.8 का स्क्वायर करने पे जो भी आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा और फिर मैं चेक करूंगा। अगर मेरा BMI 18.5 से कम आ रहा है तो मैं अंडरवेट हूं, मतलब मुझे गेन करने की जरूरत है, मैं बहुत ही लीन हूं, मैं पतला हूं, दुबला हूं। इस रेंज में है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं कि हाँ भाई मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट सही है। और अगर इससे ज्यादा है तो मैं ओवरवेट हूं, और अगर और ज्यादा हो जाता है तो फिर मैं ओबेसिटी में आ जाता हूं, ठीक है। ओबेसिटी मतलब जिसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा फैट आना लग जाता है बॉडी में, ठीक है। चलो अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। ये जो है हमारे हेल्थ और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने का काम करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाम ही देख लो, ये गवर्नमेंट की तरफ से चला जाता है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। जैसे स्टेट जिनके अंदर अच्छा PDS होता है वहां पर न्यूट्रिशन स्टेटस भी अच्छा होता है, वहां पर खाना पीना लोगों को अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है खाने का, अनाज का, ये सारी जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट से रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो लोगों को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा। अब आते भाई एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि शायद लास्ट टॉपिक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी डैम का एग्जांपल दिया था ना शुरू में कि मैं तो बहुत डेवलप हो गया हूं, तुम्हारी 12 बज गई, वो चीज अवॉइड करने के लिए हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसका मतलब डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। अब क्या होता है भाई कि हमने बढ़िया पेड़ वेड़ काट के फैक्ट्री तो बना ली, सबको पैसा कमा लिया, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, पर हमारा भाई जो नेचर है वो तो खराब हो गया ना। और नेचर आगे चल के हमारी जनरेशन करके तो पेड़ बचेंगे नहीं। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ? नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहां पर डेवलपमेंट चल रहा है विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द फ्यूचर एंड नेचर। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं कि आज मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे पैसा कमाना तो मैं फैक्ट्री डाल लूंगा, पर मैं नहीं सोचता हूं कि उसका जो साइड इफेक्ट है वो 100 साल बाद क्या होंगे। आज से 100 साल बाद जो वो फैक्ट्री का जो टॉक्सिक जो निकल रहा था, जो गैसेस निकल रही थी, जो पानी में टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे थे, है ना, और जो मैंने पेड़ काट दिए उसके चक्कर में, उसके कारण कितना नेचर को नुकसान होगा, वो चीज मैं नहीं सोचता हूं, ठीक है। तो ये एक समस्या वाली बात है। तो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब वो आज की जरूरतें भी पूरा कर रहा है, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स।
कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है कि मेरी आज की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और मेरी आने वाली जनरेशन, मैं इतना उनके लिए छोड़ रहा हूं कि उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाए। मैं आज ही सारे पेड़ काट के नहीं बैठ जाऊंगा। मैंने भाई थोड़ा सा अगर पेड़ काटने की जरूरत पड़ी तो थोड़े से पेड़ काट ले और कहीं और पेड़ उगा भी दिए, तो क्या होगा कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसको तकलीफ नहीं होगी, है ना। वरना भाई अगर हम आज ही सब कर लेंगे और बाद का नहीं सोचेंगे तो सस्टेनेबल हो ही नहीं पाएगा डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे, ऐसा ना हो कि कभी बहुत ज्यादा होगा और कभी बहुत ही बेकार हो गया, है ना। तो वो चीजें अगर आज हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने हो तो मैं पूरे पेड़ काट देता हूं, पूरे विश्व के, है ना, पूरे वर्ल्ड के सारे पेड़ काट देता हूं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लेता हूं, सब लोग अमीर हो जाएंगे। पर 10 साल बाद क्या, पेड़ ही नहीं बचेंगे, मर जाओगे सबके सब, ठीक है। तो वो चीज गलत है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आ सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका तो साइंटिफिक और प्रॉपर यूज हो, है ना। ऐसा ना हो कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किए जा रहे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज हो गई, ये सब लिमिटेड है ना। ये हजारों लाखों करोड़ों सालों में बनती है, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। तो ये जो पेट्रोलियम यूज किया जा रहा है धनाधन वो थोड़ा कम किया जाए, है ना। ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं, मतलब ये सब कम किया जाए। अगेन पॉल्यूशन होगा तो भाई वही दिक्कत हो जाएगी, है ना। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फोना मतलब फ्लोरा का मतलब हो गया फ्लोरा, फ्लावर दिखता है, फ्लोरा में फ्लावर दिखता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, और फोना मतलब ये एनिमल्स, जंगली एनिमल्स वगैरह, या ऐसे जो एनिमल्स होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स, वो सब। तो हमें फ्लोरा फोना को भी प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि बस पेड़ बचा लिए और सारे एनिमल्स को मार दिया, वो भी नहीं सही है, वो भी सस्टेनेबल नहीं, ठीक है। मॉरल यूज ऑफ इवन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल जैसे कि पानी है, तो पानी हमको पता है कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है ना, खत्म नहीं होगा पानी, कभी भी आता रहेगा, पर हो सकता है पीने लायक पानी खत्म हो जाए, कम हो जाए, पर पानी बहुत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको कैसे भी यूज करूं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बिल्कुल डोले जा रहा हूं सब जगह पे, तो वो गलत चीज है ना। मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, मतलब वो लैंड जो कि फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब कि जहां पर मैं फसल उगा सकता हूं। कुछ लैंड ऐसा होता है जो जहां पर सूखा पड़ जाता है, जहां पर मैं फसल नहीं उगा सकता, पर कहीं जगह पे मैं फसल उगा सकता हूं, तो उस लैंड को मुझे संभाल के रखना है, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि शायद लास्ट ही टॉपिक है, कुछ भी नहीं इसमें। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको मैं रिन्यू कर सकता हूं, ये तुमने शायद 9th में पढ़ा, बहुत सिंपल है ना, जो खुद से ही रिन्यू हो जाती है, ठीक है। इनको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सोलर हो गया, है ना, सोलर एनर्जी हो गई जो कि सन से हमको मिलती है, ये सब इनएग्जॉस्टिबल है, ये रिन्यूएबल है, ये सब खत्म नहीं होंगे, ये सब रिप्रोड्यूस होते जाएंगे, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में हम पेड़ लगा सकते तो उग जाएगा। वाइल्ड लाइफ रिप्रोड्यूस हो सकती है ना। पर नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से, जिनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते खुद से, मतलब मैं रिसाइकल या रिप्लेस करके इसको रिन्यू नहीं कर सकता। जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल को क्या मैं धुएं को इकट्ठा करके वापस पेट्रोल बना सकता हूं, नहीं बना सकता। पेट्रोल एक बार गया मतलब गया, और उसको दे कैन बी एग्जॉस्टेड, मतलब ऐसा हो सकता है कि दुनिया में पेट्रोल ही खत्म हो जाए। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल, इट इज हाईली लाइकली। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, नॉन रिन्यूएबल, जिसको मैं रिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल चीज है, बस विकास की बात की, डेवलपमेंट की बात कर, हमने ये चीज देखी है कि डेवलपमेंट हो सकता है सबके लिए एक जैसा ना हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए चिल करो थोड़ा लाइफ में। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, और मुझे उम्मीद है पसंद तो आई होगा, क्योंकि हमने बहुत ही हंसी मजाक में और ये चीज कंप्लीट की है। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो @कौन बने जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और पढ़ले की ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और स्निपेट्स पे पढ़ले के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।